हेलो एवरीवन। अभी हम यूसिन जीके में मेडिवल पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो जो मेडिवल पीरियड में आज हम पढ़ेंगे राजपूत पीरियड और उसमें हम देखेंगे ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। इंडिया में जो 8 से 18 सेंचुरी तक का पीरियड है उसे हम मेडिवल इंडिया में कंसिडर करते हैं। और ये जो मेडिवल पीरियड है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड 8 से 12वीं शताब्दी तक और लेटर मेडिवल पीरियड 12 से 18वीं शताब्दी तक। अभी हम बात करते हैं राजपूत की। तो राजपूत कौन थे? तो अगर माइथोलॉजिकली बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि ये जो लॉर्ड राम है उनके वंशज है, जिसे बोलते हैं सूर्य वंशा। और कुछ मानते हैं कि ये लॉर्ड कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान, उनके वंशज है, चंद्रवंशा। और एक है अग्निकुल थ्योरी। तो ऐसा माना जाता है कि जो अग्नि का कुल है, जो आग है, अग्नि है, उसमें से इनका जन्म हुआ था। तो ये तो माइथोलॉजिकल हमने बात की। कुछ और जो हिस्टोरियंस है वो ये मानते हैं कि ये एंशियंट इंडिया में क्षत्रिय फैमिलीज को बिलोंग करते थे और यहाँ पे ये लोग रूल करने लगे। और फिर कुछ मानते हैं कि ये फॉरेनर्स थे। तो 647 सीई में जो राजा हर्षवर्धन है उनकी डेथ के बाद में बहुत सारे राजपूत क्लैंस जो थे, छोटे छोटे डायनेस्टीज थी राजपूत, वो सब आए सत्ता में। और इन्होंने 647 से लेके 1200 एडी तक इनका रूल चला। अभी हम बात करते हैं ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल की। ट्राइपर्टाइट का मतलब होता है स्ट्रगल बिटवीन थ्री एम्पायर्स। तो जो तीन मेजर एम्पायर्स थे यहाँ पे हम देखेंगे वो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। तो 8th सेंचुरी एडी के एंड में तीन जो मेन एम्पायर्स थे वो हम देख सकते हैं। पाल ईस्ट में, गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ में और राष्ट्रकूट डेक्कन में। ये तीनों लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। ये देखिए मैप की हेल्प से समझते हैं। तो ये है पाल ईस्ट में, ये राष्ट्रकूट है डेक्कन में, और ये गुर्जर प्रतिहार है नॉर्थ में। ये तीनों लड़ रहे हैं इस कन्नौज के लिए। अब कन्नौज इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? कि क्योंकि कन्नौज जो था वो हर्षवर्धन की कैपिटल था। तो वो जो टाउन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक टाउन था। और उसको कंट्रोल करना मतलब आपका पूरा जो कंट्रोलिंग, आप पूरी गंगा वैली को कंट्रोल कर सकते हो कन्नौज को कंट्रोल करके, वो इतना स्ट्रैटेजिक था। तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे। और ये जो एरिया है ये है प्रेजेंट डे बिहार और बनारस वाला जो एरिया है वो होगा ये। उसके अलावा हम बात करें तो जो कन्नौज वाला एरिया है वो पड़ता है गुजरात मालवा बेल्ट में। इस कारण उसकी जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। और बहुत सारा पैसा था वो इन्वॉल्व था कन्नौज में, क्योंकि वो हर्षवर्धन का कैपिटल था तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेवलप था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी इस एरिया को रूल करता उसको एक लॉरेल मिलता, उसको इज्जत मिलती। सबसे पहले हम बात करते हैं पाल की। तो इन लोगों का रूल था 750 से 1150 एडी तक, यानी कि इन्होंने 400 साल राज किया। इनका जो एरिया था वो था पूरा बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है वो। फिर से मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बंगाल बिहार वाला एरिया जो कि पाल का है। इनकी कैपिटल थी मुद्दागिरी या मुंगेर। पाल के जो फाउंडर थे वो थे गोपाल। इनको इनके प्रीवियस जो राजा थे वो मर गए थे और इस कारण जो नोबल्स थे उन्होंने इनको सिलेक्ट किया था, या उनको राजा बनने के लिए इलेक्ट किया था। तो इसीलिए ये फाउंडर बने। और इन्हीं के बेटे थे धर्मपाल। धर्मपाल की एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी थी और वो कन्नौज पे अटैक करना चाहते थे। वही ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके काल में हुआ है, उन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रिवाइव किया। और उसके अलावा ही वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। पाल डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी बंगाल में वो थी सेन डायनेस्टी। और जयदेव जो है वो एक बहुत ही बड़े वहाँ के पोएट थे। वो लक्ष्मण सेन के कोर्ट पोएट थे और उन्होंने लिखी थी गीता गोविंदा। अभी हम बात करते हैं प्रतिहार की। प्रतिहार का रूल जो था वो 8 से 11 सेंचुरी तक था, 730 से 1036 एडी तक। जो प्रतिहार है उनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि शायद ये लोग गुजरात या साउथ वेस्ट राजस्थान को बिलोंग करते थे। और ये 300 साल तक एक पैरामाउंट पावर थे। पैरामाउंट का मतलब क्या है? जिसके सामने सब लोग झुक जाते थे बिना किसी लड़ाई के। तो इतने पावरफुल थे ये लोग।
इनकी जो किंगडम है, उनके सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग है वो है मिहिर भोज। इन्होंने इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने जो अरब इन्वेजन्स हो रहे थे उनको रोका। इन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था भोजपुर। उसके अलावा ये बहुत बड़े विष्णु भक्त थे और उन्होंने खुद को टाइटल दिया अधिवरहा का। इन्होंने इनके पास एक बहुत ही अच्छी कैवलरी थी, जो घुड़सवार थे, बहुत अच्छे थे इनके पास में। और इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया बंगाल में और अरब तक भी। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थे पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट में, वो थे राष्ट्रकूट। इनका टाइम पीरियड था 752 से 973 एडी तक। जो राष्ट्रकूट हैं उनके फाउंडर थे दांती दुर्ग। ये जो थे ये थे फ्यूडेटरी चालुक्य के, मतलब सामंत थे चालुक्य के। और उन्होंने वहां का जो गवर्नर था कीर्तिवर्मन सेकंड, उसको हटा दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। ये कन्नड़ ओरिजिन के थे और इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको रखा था मालखेड़, जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। राष्ट्रकूट जो थे वो कन्नड़ ओरिजिन के थे, मतलब उनकी जो मदर टंग थी वो कन्नडा थी। और उसके अलावा वो ब्राह्मण भी थे, लेकिन उनके अंडर जैनिज्म जो था वो बहुत फला फूला। ये पैरामाउंट पावर थे। पैरामाउंट मतलब जिसके सामने सब झुक जाए बिना लड़े। तो ये पैरामाउंट पावर थे डेक्कन में 8 से 10 सेंचुरी तक। और इनके कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे गुर्जर प्रतिहार और पाल से। अभी हम इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष जो थे वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे। इनका टाइम पीरियड था 814 से 878 एडी तक। और इन्होंने रूल किया अप्रोक्सीमेटली 64 ईयर्स के लिए। इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी कविराज मार्ग, जो कन्नड़ा ओरिजिन की थी, कन्नड़ा लैंग्वेज में थी। और इसे लिखा गया था, उनके कोर्ट पोइट ने लिखा था, श्री विजया जिनका नाम था। जो श्री विजया है उन्हें फादर ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर भी बोलते हैं। जो अरब ट्रैवल है सुलेमान, वो इन राष्ट्रकूट जब आए थे तब इन्हीं का रीन चल रहा था। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है राष्ट्रकूट के वो है कृष्णा वन। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने एलोरा में जो टेम्पल है कैलाश का वो इन्होंने बनवाया। ये देखिए, ये है कैलाश टेम्पल एलोरा का। और ये एक मोनोलिथिक, मतलब एक ही पत्थर पे काट के कार्व कर करके इसको बनाया गया है। और इसको बनाना यहाँ ऊपर से स्टार्ट किया था, तो ऊपर से स्टार्ट किया गया है, ऊपर से नीचे इसको बनाया गया है। और ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है, बहुत सुंदर जगह। अभी हम राष्ट्रकूट में थोड़ा सा राष्ट्रकूट एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। तो जो प्रोविंसेस थे उनको राष्ट्र बोला जाता था, और जो प्रोविंसेस को कंट्रोल करता था वो होता था राष्ट्रपति। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट जो है उनको बोलते थे विषय, और डिस्ट्रिक्ट गवर्न करने वाला विषयपति। 50 से 70 विलेजेस जो थे वो आते थे, उनको कंबाइंडली बोलते थे भुक्ति। और उसके जो इंचार्ज थे वो थे भोगपति। जो गांव थे उसको ग्राम बोलते थे। और उसको गवर्न कौन करता था या उसकी देखरेख कौन करता था, जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग होते थे उनमें से कोई एक बनता था वहाँ का ग्राम महाजन। और इस तरीके से राष्ट्रकूट का एडमिनिस्ट्रेशन था। अभी राजपूत में हमने 3 ही एम्पायर्स की बात की है। उसके अलावा अब हम राजपूत एज में कुछ और इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। इनका टाइम पीरियड था 1178 से 92 एडी तक। और ये बिलोंग करते थे द चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर को। इनका जो रूल था वो था दिल्ली और आगरा पे। और 2 इम्पोर्टेंट बैटल्स इन्होंने लड़ी। पहली बैटल ऑफ तराइन थी जो 1191 एडी में लड़ी गई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और उसमें मोहम्मद गौरी जो थे वो हार गए थे, उनको हरा दिया गया था। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फिर होती है 1192 एडी में। इसमें मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने फिर से इंडिया पे हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और फिर उसके बाद जो दिल्ली का किंगडम है वो मोहम्मद गौरी का हो गया। और ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट बैटल थी, क्योंकि इस बैटल के बाद जो दिल्ली का रूल है या नॉर्थ में जो रूल है वो राजपूत से शिफ्ट होके मुस्लिम्स की तरफ चले गया।
फिर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर की बात करते हैं, ये है जयचंद गढ़वाल या जयचंद राठौर। ये बिलोंग करते हैं द राठौर्स ऑफ कन्नौज के कन्नौज जो था वो इनका एम्पायर था, और ये थे लास्ट राजपूत किंग, और इन्होंने ही हराया था और मारा था मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में। फिर हम बात करते हैं राणा कुंभा की। ये थे द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। इनका टाइम पीरियड था 1433 से 68 एडी तक। ये राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने मोहम्मद खिलजी नहीं है, ये महमूद खिलजी है। इन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी को हराया बैटल ऑफ सारंगपुर में, और फिर उसके बाद इन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री बनाया विजय स्तंभ चित्तौड़ में। इनके सक्सेसर्स थे राणा संगा और राणा प्रताप, जो ये लोग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट किंग्स हैं मेवाड़ के। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ राजपूत किंगडम। तो 7th से 12th सेंचुरी जो अर्ली मेडिवल एज है उसमें हमने देखा कि राजपूत जो थे वो डोमिनेंट थे, और फिर ये टर्को मुस्लिम्स की कॉन्क्वेस्ट तक, यानी कि 12th सेंचुरी तक, जब तक मोहम्मद गौरी जो है वो यहाँ पे आके हरा नहीं रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को, तब तक उन लोगों का राज है। फिर उसके अलावा 30 मेजर राजपूत डायनेस्टीज थी जिन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पे रूल किया। जो राजपूत थे ये बहुत ही बड़े डिफेंडर्स थे हिंदू रिलीजन और कल्चर के, और इन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट मुस्लिम एग्रेशन। जब तक भारत में ब्रिटिशर्स नहीं आए तब तक राजपूत किसी ना किसी तरह से लड़ ही रहे थे। और फिर अकबर के आने के बाद, क्योंकि अकबर की पॉलिसी थी मैरिटल अलायंसेस की, और उसी के बाद जो मुगल पीरियड था या मुगल एम्पायर था वो पीक पर पहुंचा। नहीं तो जब तक मैरिटल अलायंसेस नहीं हो रहे थे तब तक राजपूत मुगल्स के अगेंस्ट में कॉन्स्टेंटली बैटल कर ही रहे थे। हम कल्चर की फील्ड में बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट फोर्ट और टेम्पल्स हमें दिए हैं इस पीरियड ने। जैसे हम बात करें खजुराहो टेम्पल जो एमपी में है, लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, सन टेम्पल कोणार्का का, जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, और दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में। तो ये सब हमें राजपूत पीरियड के टाइम पे ही मिले हैं। अभी हम बात करते हैं कि डिक्लाइन का कॉज क्या है राजपूत के। तो एक पॉलिटिकल फोरसाइट जो आगे की सोच है उसमें कमी है, कांस्टेंट राइवलरीज चलती रहती थी, और पॉलिटिकल यूनिटी की कमी थी। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड था जो राजपूत पीरियड था, और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे। और फिर हम बात करें कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा डिफेक्टिव है, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है। तो ये कुछ कॉजेस थे राजपूत के डाउनफॉल के।